हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइस कुकरी हब। आज स्पाइस कुकरी हब के किचन में कुकिंग नहीं बल्कि बेकिंग का काम होने जा रहा है। तो आज ये बेकिंग का मेरा पहला वीडियो है, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो बेकिंग में हमें ज़रूरी होते हैं करने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े से बोल में 3 कप मैदा लेना है और ध्यान रखिएगा कि मैदा को हमें इस तरह से लेवल करके लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने लेवल कर लिया है। 3 चीज़ें बेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसको कि फॉलो करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बताती हूँ आपको वो क्या क्या हैं। पहले मैं बता दूँ कि इस तरह से एक प्लेन सरफेस की तरफ से इस तरह से हमें इसको लेवल करना है। कर्व की तरफ से नहीं करेंगे वरना कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो लेवल करके हमें 3 कप ले लेना है। और बेकिंग में 3 चीज़ें जो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं वो ये कि आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो सारे अच्छी तरह से साफ़ करके और सूखे होने चाहिए। बिल्कुल आपने उसको अच्छी तरह से पोंछ लेना है सूखे कपड़े से, ज़रा से भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि सारी चीज़ें आपने मेजरमेंट से लेनी है, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है उसमें। और जो लेवल करके लेना है उसको आपने हमेशा लेवल करके ही लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 3 पिंच सॉल्ट मैंने डाल दिया है। और मैं इसमें यूज़ करूँगी मार्जरीन। ये हार्ड मार्जरीन है, आप देख सकते हैं 3-4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था और ये बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी और तीसरी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ अच्छी तरह से सीव होनी चाहिए। जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें सारे को आपने सीव कर लेना है और उसको यूज़ करना है। किसी भी चीज़ में, किसी भी यूटेंसिल्स में आपके ना नमी होनी चाहिए और ना ही कोई तरह की चिकनाई होनी चाहिए। तो चलिए ये मार्जरीन मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको इस तरह से बड़े पीसेस में नहीं डालना है, छोटे छोटे पीसेस करके इसमें हम डालेंगे। और 3 कप मैदा में मैं यहाँ पे 200 ग्राम मार्जरीन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब अपने फिंगर टिप्स से इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। अगर आप अमूल बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉल्ट मत ऐड कीजिएगा क्योंकि अमूल बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो मैं मार्जरीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है क्योंकि मार्जरीन में सॉल्ट नहीं होता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से फिंगर टिप्स से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बहुत जल्दी हमें ये काम करना पड़ेगा इसलिए कि अभी गर्मी का मौसम है तो ये बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है। तो बहुत स्पीड में हमें ये काम अच्छे से कर लेना होगा। इसको बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में हमको लाना है। फ्रेंड्स, बेकिंग करते वक्त आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो भी बेकिंग से रिलेटेड सामान होते हैं वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून्स, वो आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में आ चुका है। इस तरह का हमें कर लेना पड़ेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ करूँगी। ये फ्रिज का ठंडा पानी है, 5-6 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था और अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूँगी और एक डो सा बना लूँगी। लेकिन याद रखिएगा कि इसको हमें नीड नहीं करना है, बस एक जगह पे इकट्ठा करना है इसको हमें। तो सारे मेजरिंग कप्स और स्पून्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं से आप मेजर करके लीजिएगा। जो रेगुलर हमारे पास स्पून वगैरह घर में होता है उससे आप कुछ भी मेजर मत कीजिएगा वरना आपके जो बेकिंग का काम है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, परफेक्ट नहीं आ पाएगा। अगर आप परफेक्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो मेजरिंग कप, स्पून्स, ये सब का आप इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। और मैदा को यहाँ जो मैंने इस्तेमाल किया है तो इसको पहले एक बार मैंने सीव कर लिया था। मैदा का सीव करना भी बहुत ज़रूरी है बेकिंग में। तो ये मैं जो बना रही हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं टार्ट बनाने जा रही हूँ। तो टार्ट में जो पेस्ट्री इस्तेमाल होती है वो पेस्ट्री होती है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। 2 तरह की पेस्ट्री होती है, एक पफ पेस्ट्री और एक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। तो ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री जो है वो पाइज़ में और टार्ट्स में इस्तेमाल होता है, तो मैंने अभी यही बनाया है। और पफ पेस्ट्री जो होती है वो दूसरे चिकन पफ्स या पैटीज वगैरह बनाने के काम में आता है। तो इस तरह से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। ये एक जगह आ चुका है। आप देखा आपने
कि मैंने इसको नीट बिल्कुल भी नहीं किया है। बस इसको इकट्ठा करना है एक जगह। तो ये अब हो चुका है। मैं इसको वापस से बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह से कवर कर दूंगी ताकि किसी तरह का कोई हवा इसके अंदर जा ना सके। और कवर करके मैं इसको फ्रिज में रखूँगी करीबन आधे घंटा के लिए। इसका चिल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये श्रिंक होने लगता है। तो इसको चिल करने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में कम से कम इसको रखना होगा। और अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप इसको आधे से 1 घंटा के लिए डाल सकते हैं। तो ये मैंने कवर कर दिया और फ्रिज में मैं डाल दूँगी इसको। तो जब तक ये चिल हो रहा है, चलिए तब तक इसके हम फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप नींबू का जूस, और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये पाउडर शुगर है मेरे पास, केक बनाने के वक्त मेरे पास बच गए थे तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलर जो ग्रेनुलेटेड शुगर होता है वो आप 1 कप ले लीजिए। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून मैदा, और साथ ही 4 टेबल स्पून मैं कॉर्नस्टार्च भी डालूँगी। सारी चीज़ों को आप एक साथ डाल लीजिए क्योंकि हमें इसे कुक करना है अभी। तो मैदा कॉर्नस्टार्च के बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। ये हाफ़ कप का मेजरमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 बार इसमें ले रही हूँ। 1.5 कप पानी मैंने ले लिया, और पानी के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ बटर, हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पे आपने मार्जरीन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने अमूल बटर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो बटर डालने के बाद में मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद में मैं इसको स्टोव पे डाल करके इसको कुक करूँगी। अभी बटर ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी में तैर रहा है, लेकिन जब हम इसको कुक करेंगे तो ये धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टोव पे डाल दिया है, और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ही इसको हमें कुक करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। ज़रा भी आप फ्लेम को मीडियम या लो नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ही इसको लो फ्लेम पे कुक करना है, और कंटिन्यू चलाते हुए हमें कुक करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। तो ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है, और इस तरह का विस्क से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपने पूरा ध्यान रखना है इस पे कि बिल्कुल फ्लेम लो हो और कंटिन्यू आप इसको चलाते भी रहें। मैं 2 इन 1 बना रही हूँ यहाँ पे टार्ट। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज एसेंस यूज़ कर रही हूँ, लेमन जूस मैंने डाला था और ऑरेंज एसेंस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सिर्फ ऑरेंज बनाना चाहें तो ऑरेंज जूस यूज़ कीजिएगा, और लेमन फ्लेवर बनाना चाहें तो लेमन एसेंस यूज़ कीजिएगा। तो ये थिक हो चुका है, और अब मैं इसमें कलर भी ऐड करूँगी। तो कलर भी मैं ऑरेंज कलर ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाल दिया है। आप लिक्विड कलर चाहें तो लिक्विड डाल सकते हैं, या फिर पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं ठंडा करके इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये हमारा चिल हो चुका है डो, और इस तरह से मैं सरफेस पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी, और इसको बस हमें 2-3 सेकेंड्स के लिए चिकना कर लेना है बस। और पूरे को एक साथ हम रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है, और एक पार्ट को मैं वापस से कवर करके फ्रिज में डाल दूँगी। अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इसलिए फ्रिज में उसको वापस से रख दें। और इसको मैं रोल कर रही हूँ। 1 सेंटीमीटर के थिकनेस में इसको हमें रोल कर लेना होगा।
तो पफ पेस्ट्री को जब आप बेलते हैं तो उसका रिज़ल्ट अलग होता है, लेकिन शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को जब आप बेलते हैं तो उसमें बहुत क्रैक्स आते हैं। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रैक्स बहुत जल्दी आप हाथों की मदद से जब आप उसको दबाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से बंद भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले लिया है जिससे मैं इसको काट रही हूँ। आप चाहें तो ग्लास ले लें या शार्प एज वाला कोई भी कटर ले लें, और जिस टिन में हमें इसको लाइन करना है उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कटर। तो ये काट लिया है मैंने, और बाकी का इस तरह से मैं उठा करके वापस से इसको एक पेड़ा की तरह बना करके फिर से यूज़ में ले लूँगी। लेकिन जब तक के लिए मैं इसको भी फ्रिज में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी टिन को इससे भरना है। तो इस तरह का टार्ट टिन आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, आप इसको ले लें। और चाहें तो इसको आप ग्रीस कर लें, और अगर ग्रीस ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे डो में काफ़ी ज़्यादा बटर है तो ग्रीसिंग का काम ऐसे भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से फिल कर देते हैं। अंगूठे की मदद से हम दबा दबा करके इसको अच्छी तरह से इसमें फिल कर देंगे, और जो ऊपर में जितना भी एक्सेस है उसको इस तरह से हम निकाल देंगे। और कभी कभी फिल करते वक्त हमें ऐसा भी महसूस होता है कि एयर बबल्स अंदर में आने लगते हैं, तो वो अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाता है। तो उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उस एयर बबल के लिए हम यहाँ पे एक, आप चाहें तो टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक फोक यूज़ कर रही हूँ। फोक की मदद से मैं इसको प्रिक करूँगी तो सारे जो एयर बबल्स हैं वो बाहर निकल आएंगे। इस तरह से आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वापस से इसको मैं दबा करके भर दूँगी अच्छी तरह से। जब एयर बबल्स निकल जाएंगे तो ये अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा टिन की तरह से इसमें शेप आ चुका है। तो इसी तरह से मैं सारे टिन्स को फिल कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा अमाउंट में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कम अमाउंट में बनाइएगा। तो यहाँ पे सारे मेरे जो टिन्स है वो फिल हो चुके हैं, और इसको वापस से मैं कवर करके फ्रिज में डालूँगी करीबन आधे घंटा के लिए। इसको फिर से चिल करना बहुत ज़रूरी है। तो चिल होने के बाद में ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी के बेस में प्रिक कर लिया था, और एक बड़ा सा भी मैंने बना लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी डो बचा हुआ है। तो सभी में प्रिक करना ज़रूरी है, नहीं तो बेक होने के वक्त में ये फूल जाएंगे नीचे से। तो प्रिक ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं इन सबको प्री हीटेड ओवन में डाल रही हूँ, और 205 डिग्री पे हमें इसे प्री हीट कर लेना होगा 10 मिनट के लिए, और 205 डिग्री पे ही हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 205 डिग्री पे मैंने इसको सेट कर लिया है, और बेक मोड पे मैंने इसको रखा है, क्योंकि हमें बेक करना है इसे, तो बेक मोड पर ही रखेंगे। और करीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया, और ये देखिए इस तरह से ये हार्ड हो चुका है, हल्का हल्का इस पर कलर भी आ चुका है, और इजीली ये आसानी से, बहुत आसानी से देखिए इस तरह से टिन से बाहर निकल भी आता है। तो अब मैं इसको एक वायर रैक पे रख करके ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करने के बाद ही हमें इसका आइसिंग करना है। ठंडा होने से पहले आइसिंग मत कीजिएगा, वरना जितने भी फिलिंग हमने बनाए हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो आइसिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्टार नोज़ल लिया है, जिसको कि इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया पाइपिंग बैग में, और कट कर लिया है। इतना बाहर आना चाहिए ये। और एक ग्लास में मैंने इसको रख लिया है ताकि इसको फिल करना थोड़ा आसान हो जाए। और इसके अंदर जो हम फिलिंग डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हम भरेंगे नहीं इसको, नहीं तो फिर आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, आप उसको आइसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सही से आप बैग को पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो ये फिलिंग जो मैंने बना के रखा हुआ था, ये देखिए ये कितना थिक हो चुका है। अब आइसिंग स्टेज पे ये आ चुका है, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़े से ये बैठ जाते हैं, तो इसको मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो पाइपिंग बैग मैंने भर लिया है, और सारे जो हमारे टार्ट शेल्स हैं इसको इस तरह से अरेंज कर लिया है, और अब मैं इसको आइसिंग करना स्टार्ट करती हूँ।
तो ये देखिए, ये इतना थिक है कि आसानी से आइसिंग हो रहा है। तो सारे को मैं इस तरह से आइसिंग कर लूँगी। तो ये हो चुका है और इसको आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से डेकोरेट कर लें। ये चॉकलेट गार्निशेस हैं मेरे पास कुछ, तो मैं इससे डेकोरेट कर लेती हूँ। आप चाहें तो चेरी से कर लें या जो भी आपके पास डेकोरेशंस मौजूद हों तो उससे कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कम अमाउंट में बनाना शुरू करें। तो एक पोर्शन का मैं जो मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो चेक कर लीजिएगा और उतना ही अमाउंट में आप बनाइएगा। मैंने यहाँ पे 3 पोर्शन बनाया है, लेकिन आप एक पोर्शन से स्टार्ट करें। जब आपका हाथ साफ़ हो जाए उसके बाद आप ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। तो कुछ डबल शेड के भी गार्निशेस, चॉकलेट गार्निशेस मेरे पास थे, तो वो भी मैंने तोड़ के इसके ऊपर से डाल दिए हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस हिसाब से डेकोरेट कर लें इसे। तो ये सारे डेकोरेट हो गए हैं। चलिए अब फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आया है। ये 2 in 1 टार्ट हमारा बनकर के तैयार है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।